शो में। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस मुबैना करप्शन पर नैब की तहकीकात, मंतकी अंजाम क्या? अंदरूनी गवर्नेंस में नुमाया खामियां, आला ओहदों पर तेजी से तब्दीलियां, मुजरिमाना गफलत, धोखा, जालसाजी, मुबैना बदउनवान अनासिर की खोज। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम पेशरफ स्टेट लाइफ के हवाले से, स्टेट लाइफ टावर के हवाले से आपके साथ हमने इस प्रोग्राम में डिटेल्स बताई थी कि 22 साल से एक टावर जेर तामीर है, लेकिन उस टावर के जेर तामीर होने को 22 साल पूरे होते हैं, जिससे जितना एक्सचेकर को लॉस या मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंस, बल्कि नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में तो यह तक कहा जी कि बदतरीन मिसाल है ये गुड गवर्नेंस की, बदतरीन मिसाल है ये गुड गवर्नेंस की, और उस पर फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म चेयरमैन नैब की तरफ से दिया गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में और अहम तरीन डेवलपमेंट्स में जो स्टेट लाइफ टावर का मामला है, इस पर कुछ और दस्तावेजात और कुछ और आपको सेनेट्स की जो अंदरूनी मीटिंग्स हुई उनकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट रही है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से, वहां मिस गवर्नेंस के हवाले से हम उठाते रहे मामलात को, और ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है स्टेट लाइफ के लिए। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर अगर बदउनवानी हो रही है तो उसको बेनकाब किया जाए ताकि उस पर रेलेवेंट अथॉरिटीज एक्शन ले सकें। और इस पर काम करते हुए आज की स्टोरी पर आपको स्टेट लाइफ के हवाले से ये अहम तरीन बात बताते चले कि एक नहीं, दो, तीन, बल्कि कई बार ऐसे ऑर्डर्स हमारे सामने एससीसीपी की तरफ से आए हैं जो बड़े अहम तरीन ऑर्डर्स हैं, जिनसे रिफ्लेक्शन होती है इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल कंट्रोल्स की स्टेट लाइफ के अंदर। और ये ऑर्डर्स जैसे 28 दिसंबर 2016 का एक ऑर्डर आपके सामने रखता हूं, और ये डायरेक्टर इंश्योरेंस जो है एससीसीपी के हसनात अहमद, उनका ऑर्डर है जो कहता है आई एम ऑफ द व्यू दैट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैव नॉट एक्टेड इन अ विजिलेंट एंड प्रोफेशनल मैनर। ये एससीसीपी के डायरेक्टर इंश्योरेंस कहते हैं, एंड हैव नॉट इवन गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू द इश्यूज हाइलाइटेड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट लाइफ। However, keeping in view in the submission and arguments presented at the hearing, I hereby advise State Life Insurance to improve its governance system by putting an appropriate internal control system in order to avoid any such lapses in the future. ये एससीसीपी का एक ऑर्डर है। मैं आपको बताऊं तो हमारे पास पूरी फेहरिस्त है, 191 कंप्लेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स स्टेट लाइफ के जमा करा चुके हैं स्टेट लाइफ के हवाले से, जो जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक की कंप्लेंट्स हैं। 191 कंप्लेंट्स ऐसी इस वक्त मौसूल हो चुकी हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर इसी हवाले से एससीसीपी का, जिसके अंदर 4 अप्रैल 2017 को एससीसीपी सेक्शन 76 क्लॉज सब क्लॉज 4 सेक्शन 76 सब क्लॉज 5 का जिक्र करते हुए कहता है कि द एपेलेंट हैव आल्सो फेल्ड टू मेंटेन एडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स एंड द सिस्टम्स। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात एससीसीपी करता है अपने ऑर्डर में, और यहां पर इन पर फाइन भी होता है 1 मिलियन का, और ये साथ साथ कहा जाता है कि इट वाज रिक्वायर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस, देयरफॉर वी आल्सो इंपोज अ फाइन ऑफ ₹1 मिलियन ऑन द एपेलेंट अंडर सेक्शन 156 of the ordinance. The appellant is directed to deposit the amount of fine in the designated time period. यहां पर फिर एससीसीपी इंटरनल कंट्रोल्स का जिक्र करता है, और फिर यही नहीं, एससीसीपी के इन तमाम ऑर्डर्स और कंप्लेंट्स के बावजूद और इनके होते हुए एक और इदारा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की तरफ अगर आए तो ऑडिटर जनरल जो अपनी रिपोर्ट इनके अकाउंट्स की इस वक्त बनाता है, उस रिपोर्ट के अंदर भी बड़े वाज़े तौर पर और इतना हैरानकुन इंकशाफ ऑडिटर्स की तरफ से होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैराग्राफ में ऑडिट रिपोर्ट के ये ऑडिटर जनरल कहते हैं जी कि ऑडिट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो मैकेनिज्म इन द कॉर्पोरेशन to stop the fake payments which were going for the last 15 years in the zonal office, easy access of unauthorized persons to the record indicated loose internal controls prevailing in the zonal office. ये एक जोनल ऑफिस की बात ऑडिट रिपोर्ट में होती है, और इस जोनल ऑफिस के हवाले से नैब ने कार्रवाई भी की थी लाहौर के, लेकिन यहां पर फिर वीक इंटरनल कंट्रोल्स की निशानदेही ऑडिट रिपोर्ट में भी होती है। ये ऑडिट रिपोर्ट में होती है, एससीसीपी अपने ऑर्डर्स में लिखता है, गवर्नेंस सिस्टम की बात करता है, आखिरकार हमारी अथॉरिटीज क्या एक्शन लेंगी। नैब ने एक मामले पर नोटिस लिया है, ये एक और बड़ा संगीन मामला है इंटरनल मैनेजमेंट का, और उस इदारे में जिसका पेड अप कैपिटल 3000 मिलियन है, जिसके रियल एस्टेट इक्विटी की वैल्यू बिलियंस रुपीज में है, जो इस वक्त हमारे कस्टोडियन होता है पॉलिसी होल्डर्स के पैसे का। हम जानते हैं आज प्रोग्राम में अहम तरीन शख्सियात हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब हैं, जो कि स्टैंडिंग
कमेटी ऑन फाइनेंस को जो नेशनल असेंबली की है उसको हेड करते हैं, और कैसर शेख साहब ने नेशनल बैंक और दीगर हवाले से बहुत से मामला आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है, और मैं सराहता हूं उस कोशिश को। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अंधी अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन, सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। कैसर साहब, स्टेट लाइफ एक और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और यहां पर भी जो हम नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई सियासतदान नहीं, SECP, ऑडिटर जनरल, ये तमाम लिख रहे हैं कि अंदर के हालात बड़े खराब हैं। क्या होना चाहिए आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आपने जैसे जिक्र किया कि फाइनेंस कमेटी के बारे में हमने बड़े नंबर ऑफ मीटिंग्स की हैं, और जिस इदारे को भी बुलाया है, आप ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी इदारा है, जैसे नेशनल बैंक का भी आपने जिक्र किया। मैं आपको ये बताऊं कि SECP खुद इटसेल्फ, FBR, ये इसके अलावा जिस भी हमने इदारे को पूछा, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी जिक्र है इसमें, उन्होंने काफ़ी इन इदारों के बारे में बात की, और हमने ये देखा है कि कोई भी इदारा इस तरह काम नहीं कर रहा जो कि नेशनलाइज्ड यूनिट है, क्योंकि शायद या तो ग्रिप ठीक नहीं है या उनके ऊपर कभी कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ और कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में बहुत कम एक्शन होता है। हमारे यहाँ जैसे आपने देखा सिंगापुर में आज दुनिया की सबसे कास्ट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें सबसे अहम मुल्क है, सबसे प्रायोरिटी में है, उसका नंबर 1 है। लोग वहाँ कारोबार करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ रेड टेपिज्म इतनी है, और फिर ये इदारों का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेटिक हमारे यहाँ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम देखिए ना, पॉलिटिशियंस की जिक्र हो रहा है, पॉलिटिशियन बड़ा लोगों से इलेक्ट होके आते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 बार के बने हुए प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने कहा कि आपने स्टेटमेंट ठीक नहीं दी, और अपने बेटे के जो फंड थे वो आपने शो नहीं किए। ठीक जो कुछ भी हुआ, मेरा कहना है कि ब्यूरोक्रेट के ऊपर, मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 2 हफ्ते पहले मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैंने काफ़ी देर इस बात पे सर्व की। मैंने कहा ब्यूरोक्रेटिक हमारे यहाँ जब तक तब्दीली नहीं आ गई, क्योंकि मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है कि थ्रू आउट, सिर्फ आज नहीं, हमारी तकरीबन 12-12.5% कौमी आमदनी का जो आज 4,000 अरब रुपए बनता है, जो तकरीबन 10-11 अरब रुपए रोज़ाना है, वो या तो करप्शन हो रही है, या अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, या स्मगलिंग हो रही है, या जो शोबों में काम नहीं हो रहा, डिसीजंस नहीं हो रहे, वो नुकसान हो रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान है इस वक्त। देखिए, मैं आपको इस बात का, आपने बड़ी अहम पहलू ब्यूरोक्रेटिक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी DMG अफसरान होते हैं, वो आगे चेयरपर्सन बन जाते हैं इदारे के। बिल्कुल। अब आप समझते हैं अगर कि ये स्टेट लाइफ ऐसा इदारा है जहां पर बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं, इंश्योरेंस इज नॉट अ वेरी सिंपल बिजनेस, आम फाइनेंस की फील्ड से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जी, तो ये इस पर क्या एक्शन क्या हो सकता है कैसर शेख साहब, यानी क्या इस पर आप समझते हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे यही जिक्र किया ना कि ये थ्रू आउट, ये आज नहीं है, ये पिछले 30-40 साल से, आपको पता है डॉक्टर महबूब हक हमारे बहुत बड़े एक कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उनका कहना था कि 12 तकरीबन फीसद हर हमारे कौमी आमदनी का करप्शन हो रही। ये जो आप कह रहे हैं ना, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमने पूछा इनसे, अभी SECP से पूछा, मैं उस तरफ भी आता हूँ, इंश्योरेंस की तरफ भी आता हूँ। SECP से रिसेंटली हमने पूछा, जो इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, पिछली मीटिंग में ये पूछा, आपने किसी को चेक किया? उन्होंने बताया कि सिर्फ जब से ये क्रिमिनल लॉ बना है, उससे हमने सिर्फ 4 बैंक के मुलाजमीन के खिलाफ केस कोर्ट में रखा है, यानी कोर्ट में केस ही वो नहीं लेके गए। और ये इसका मतलब हमें तो पता है बिजनेसमैन के बहुत सी इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह इंश्योरेंस की जब बात करें ना, इंश्योरेंस एक आम आदमी उसको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, और जब उसको खुदा ना खास्ता कोई उसका इंतकाल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कोई ऐसा मामला हो जाए और उनकी फैमिली उस इंश्योरेंस के लिए जाए कि भाई हमें क्लेम दो, तो हमें पता है कि कितने मुश्किलात हैं वहाँ उनके दफ्तरों में। और जैसे आप सब कह रहे हैं कि उनके अपने जोनल ऑफिस में कॉम्पिटेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, और कोई तवज्जो ही नहीं की जा रही, और कोई पूछने वाला नहीं है। जो कि आप इतने हज़ारों लोग डील करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, और क्लेम तो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, और या कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई बहाना होता है कि ये वजह है, वो वजह है। और वो सारा आपने कहा जो उनके फंड्स हैं, वो फंड्स ऐसी जगह यूज़ ही नहीं हो रहे। अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट जा रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं यूटिलाइज हो रहे।
तो ये चीज़ें लाइफ बड़ी अहम चीज़ें, मैं इस पे आऊंगा कि क्या इस पर हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हुई है कि ये जो फंड्स है ये पॉलिसी होल्डर्स के फंड होते हैं, उनकी जमा पूंजी होती है अंदीप। और जिस तरह हम आपके साथ ऐसे अवामी मसाइल उठाते रहे, अब मेरे सामने 2 फैसले जैसे मैंने पढ़े SCCP के, ये जो लोग थे जो ट्रिब्यूनल में गए SCCP के, ये वो लोग थे जिनके साथ नाइंसाफी हुई किसी तरह से, जिनके हक में फैसले आए अगेंस्ट द स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। और दोनों फैसलों में, बल्कि आप अगर दूसरा ऑर्डर भी निकाल के देखें और ऑडिटर की देखें, तो हर जगह यही बात आती है आइडेंटिफिकेशन के, जी आपने इस पर इंटरनल कंट्रोल्स को बेहतर नहीं किया। अंदीप, ये क्या इस पर आपके नजदीक मसला है और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आम आदमी मुतासर हो रहा है, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही, इंटरनल कंट्रोल्स वीक से वीक हैं और हर इदारा निशानदेही कर रहा है? इसमें देखिए सैफान, मैंने तो तकरीबन 52 राइट टू इंफॉर्मेशन पे लेटर्स रेज किए ऑन मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, स्टेट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, जिसमें आपको पता है कि ये सारे का सारा, अगर आप किसी से पूछ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, किसी इदारे से पूछ लें, किसी रिसर्चर से पूछ लें कि हुकूमत चलाने के लिए आपका गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसका मेन रोल क्या होता है। एक गवर्नमेंट का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिससे पता चलता है कि वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, जिसको हम गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं। वो हम कहते हैं जी इदारों को मजबूत करना। ये जमहूरियत की खुसूसी चीज है जो कि इदारों को मजबूत करना, इंडिपेंडेंट करना। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं इस ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से हुए आपका कमेंट और आपकी गुफ्तगू, आपका तज्जिया और कैसर शेख साहब से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद स्टेट लाइफ के अहम तरीन मामलात हम आपको SCCP, स्टेट बैंक के और जो दीगर इदारे जो रिपोर्ट्स लिखते रहे स्टेट लाइफ के बारे में, वो सारे अल्फाज के साथ दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हवाले से और ये तमाम सवालात उन तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में उठाए जा रहे हैं, उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में उठाए जा रहे हैं जो हम नहीं बल्कि मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज ने, ऑडिटर जनरल ने लिखे हैं, अपने एतराज़ात जमा कराए हैं या फाइन्स किए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर। और बड़ा अहम तरीन सवाल इस वक्त ये है कि ये जो पैसा एज पॉलिसी होल्डर कस्टोडियन स्टेट लाइफ को दिया जाता है, अगर उसकी इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में एक नहीं तवातुर के साथ कई फैसले SCCP के, एक नहीं कई बार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में निशानदेही होती है, तो आखिरकार फिर अवाम का जो पैसा रख रहा है इदारा, जिसके पास 3000 बिलियन का इस पर पेड अप कैपिटल है, 3000 मिलियन का, आखिरकार वो कर क्या रहा है? उस इदारे के ऊपर जो सवालात हैं वो इस वक्त बहुत शदीद संगीन नौयत के हैं कि आखिरकार कौन सही करेगा। मिसाल के तौर पे इस ऑडिट रिपोर्ट में यहां तक लिखा हुआ है कि इंटरनल रिकॉर्ड्स नाकिस, कंट्रोल तो अपनी जगह, लेकिन अनऑथराइज्ड लोगों को उस रिकॉर्ड तक इस पर रसाई हासिल है। दे कैन एक्सेस द रिकॉर्ड, अनऑथराइज्ड पर्संस। ये ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही हो रही है। अंधी अब्बास साहब, मैं आपसे पूछ रहा था और ब्रेक हो गई थी, अब ये मामला अवाम के पैसों का है, आपके नजदीक क्या आपको चाहिए, आप लोग के एक और इदारा है, क्योंकि आप लोगों ने बेड़ा उठाया, करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, कि एक और इदारा जहां अवाम का पैसा वैसे प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये सब हो रहा है अंदर और SCCP कह रहा है, ऑडिटर जनरल कह रहा है, आपके नजदीक क्या एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर? इसमें सैफान, जैसे मैं बात कर रही थी कि किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए, जमहूरियत को स्पेशली, इदारे मजबूत होने चाहिए। इदारे कैसे मजबूत होते हैं? जब आप उनको प्रोफेशनल तरीके पे रन करें। हमारे यहाँ ये अभी जो कैसर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, 40 साल हो गए हमने देखा है कि, और इसमें ये जो हुकूमतें हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये आते हुए करते क्या हैं, ये अपने बंदे लगाती हैं। यहाँ आप देख लें, SCCP की बात हो रही, जफर हिजाजी को लगाया, जफर हिजाजी पे क्या केस हुआ है कि जी इन्होंने जो करप्शन छुपाने की नवाज शरीफ की टेम्परिंग की थी और वो चौधरी शुगर मिल्स में जो चेंज किया है, उसके खिलाफ आजकल गवाहियां दी जा रही हैं। और जफर हिजाजी साहब के ऊपर इतना कुछ है, ना अहल होने का, करप्ट होने का खुद। तो जब आपके ऊपर गवर्नमेंट करप्ट होगी, वो अपने बंदे करप्ट रखेगी। दूसरी बात यह, आपने PTV को देख लिया, स्टेट इदारा है, 27 करोड़ रुपए का कासमी साहब को
और मैं और आपने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जब ये चेयरमैन के अलावा खुद ही एमडी बन गए थे, तो मैंने फिर राइट टू इंफॉर्मेशन पे लिखा और मैंने ये केस उसमें असेंबली में भी भेजा। तो फिर उन्होंने रिजाइन किया कि हाँ जी गलत है, अब वो चेयरमैन के तौर पे भी उनकी इलीगल अपॉइंटमेंट है। और उनका क्या मेरिट है कि जी वो सारा वक्त नवाज शरीफ के हक में आर्टिकल्स लिखते हैं और वो हर स्याह को सफेद कहते हैं। तो जहां आपने इदारों को तबाह करके, जमहूरियत को तबाह करके खुद बैठे हुए हैं, और उसमें स्टेट बैंक का भी देख लें, स्टेट बैंक में जो डेप्यूटी गवर्नर थे सईद अहमद साहब हैं, आपको पता है उनका क्या मेरिट था कि जी वो इसहाक डार साहब के बेस्ट फ्रेंड थे, वो नर्सिंग होम चलाया करते थे लंदन में। उनका भी सारा कच्चा छट्टा बाहर आया, जब मैंने भी लिखा, सबने भी लिखा, उसको उनको वहां से हटा के नेशनल बैंक का हेड बना दिया। आप ये देखें। और इसहाक डार साहब खुद जो आजकल एब्सकॉन्डर है, इंटरपोल से उनको रिक्वायर्ड है, मुल्क से मफरूर है, उन पे 90 टाइम्स एसेट्स का ज्यादा है, उनको अभी भी फेडरल मिनिस्टर है और वो अब सेनेटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको टिकट मिल रही है। तो मेरा सवाल कैसर साहब से है कि जो फुआद हसन फुआद साहब हैं, जो कि खासुल खास हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर के भी और इस प्राइम मिनिस्टर की, और ब्यूरोक्रेट हैं, उनके मुतालिक कैप्टन सफदर ने खड़े होकर असेंबली में कहा कि इससे करप्ट कोई बंदा नहीं है। और उसके अलावा रियाज पीरजादा ने कहा कि जी मैंने इतनी करप्शन नहीं, ये इनके अपने बंदे ये कह रहे हैं और यहाँ कैसर साहब भी ये कह रहे हैं। तो मैं ये कहती हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ये करप्ट है, इदारों के हेड्स करप्ट हैं, और आपने 40 साल में इनको कभी भी ना हाथ लगाया और इनको बल्कि उससे भी करप्ट बंदा डाल दिया जिनके ऊपर केसेस हैं। आपका वजीर खजाना जो है, खजाना लूटने के केस में मफरूर हुआ है और उसको आप सेनेटर बना रहे हैं, उसको आपने फेडरल मिनिस्टर रखा हुआ है, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, वो बाहर है, उसको पर्क्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर जिसके नीचे ये इदारे आते हैं, आई एग्री विद यू कि टॉप डाउन अप्रोच आते हैं, लेकिन अलीब ये जो ब्यूरोक्रेसी है इस पर, जो भी है इस पर, अभी अगर स्टेट लाइफ की एज इदारा बात करें, क्योंकि आपके साथ मैंने मुख्तलिफ इदारों प्रोग्राम भी किए परफॉर्मेंस पे, तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म, नैब नोटिस ले लेता है चीजें, यानी नैब का नोटिस की क्या इंपैक्ट होता है उसका, वो तो देखना होगा आगे जाकर। लेकिन ये तमाम चीजें इंस्टीट्यूशनली हैं, ये वीक इंटरनल स्ट्रक्चर्स और बार बार निशानदेही हो रही है इन चीजों की। आपको नहीं लगता कि जो चेयरमैन रहे इस इदारे के, जो मुख्तलिफ अदवार में और बार बार तब्दील हुए हैं, अभी भी कोई और है, इससे पहले कोई और है, उनसे कौन सवाल पूछेगा और कैसे पूछेगा, कौन सा इदारा पूछेगा, कैसे पूछा जाएगा? जी बड़ा क्लियर है, देखें एससीसीपी का अभी ये परफॉर्मेंस बता रहे हैं, एससीसीपी, एफबीआर, ये सारे इदारे मौजूद हैं आपके। लेकिन जब इन इदारों के ऊपर जफर हिजाजी होगा, जब इन इदारों के ऊपर कमरुज़्ज़मान चौधरी होगा, जब इन इदारों के ऊपर सईद अहमद होगा और इन सब के ऊपर इसहाक डार होगा और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो खुद कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, खाकान अब्बासी मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ होगा, तो मुझे बताएं कि नीचे चेयरमैन, एमडी, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ऑफिसर, ये पूरी हायरार्की जो है वो फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, वो नीचे ऐसे ही होगी। मैं हैरान हूं कि यहां बैठ के आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मेरी सबसे बड़ी बदतरीन गवर्नेंस है। गवर्नेंस कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। इदारों के हेड कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है और गवर्नमेंट उनको हटाती है। हर इदारा, मुझे अभी बताएं, अभी पेमरा का जो बंदा था जिसको बीए पास था, जिसका नाम अफसार आलम था, उसको वहां लगाया गया ताकि वो इनके इंटरेस्ट मीडिया में प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आप देखें अताउल हक कासमी को पीटीवी का हेड लगाया गया। उसके बाद आप देखें पीएचए का हेड कौन है। ये सारे जो हैं ये तो हम 10 प्रोग्राम्स इन पे कर चुके हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि स्टेट लाइफ का जो हेड है, स्टेट लाइफ का जो हेड है वो अगर वो हेड ही करप्ट होगा तो नीचे मुझे बताएं कौन क्या कुछ कर सकता है। लेकिन हेड करप्ट के अलावा ना कंसिस्टेंसी भी नहीं है, वो एससीसीपी है। देखिए कंसिस्टेंसी भी नहीं है इस वक्त, कंसिस्टेंसी का इस वक्त फुकदान है। कैसे शेख साहब एक चेयरमैन बदलता है, कंसिस्टेंसी कैसे रहे? यानी मैं तो ये हैरान होता हूं कि हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक नया चेयरमैन पेश होता है, यानी वो हर 6 महीने बाद, और शिबली फराज साहब थे उस दिन प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि हर कुछ दिन बाद नया चेयरमैन होता है, ना अहल होता है जी।
हर चेयरमैन जो होता है वो जब पकड़ा जाता है तो उसको ओएसडी कर देते हैं, बल्कि इसका एग्जांपल ओएसडी भी नहीं करते, उसको बाहर भिजवा देते हैं तरक्की करके, और उसके बजाय अपना बंदा एक और लगा लेते हैं। कैसे साहब ये हाउ सीरियस इज दिस? कैसे साहब बजाय ना है ये जो अंदीप बातें नेशनल बैंक के हेड लगे जी, अंदीप जो बातें कह रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कितना सीरियस है कि अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट बता रही है कि अंदर ऐसे लोगों को एक्सेस है स्टेट लाइफ के रिकॉर्ड्स की जो इस वक्त एसोसिएटेड ही नहीं है, या वो दे आर नॉट द कंसर्न पर्सन जिनको वो एक्सेस होना चाहिए या जिन तक वो तफसीलात पहुंचनी चाहिए, और वो अल्फाज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मौजूद है, वो लिखता है, फिर आपका एससीसीपी बार बार लिखता है। ये इनको रोका किस तरह जाएगा? कौन करेगा इस वक्त ये अकाउंटेबिलिटी? एससीसीपी करेगा, ये एजीपी करेगा, नैब कौन करेगा, या आपकी स्टैंडिंग कमेटी नोटिस लेगी? इसका हम सोचें तवक्को करें। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बातें हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए हम, एक तो हमारा मसला ये है, जब भी आपके यहाँ टीवी टॉक होता है ना, कोई एक अपनी पार्टी को डिफेंड करता है और सामने वाली पार्टी को मुखालफत करता है। ठीक है, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपना पार्ट, लेकिन सिर्फ यही कर लेना। देखिए ना, पाकिस्तानी हैं हम सब, मुल्क सारा हमारा है और हमें तमाम मामलात को भी सोचना है। अब मैं शुरू करूं इस पे कि केपीके में क्या हो रहा है, क्या 1 अरब पौधे लग गए? टॉपिक भी नहीं है हमारा, टॉपिक नहीं, मैं बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि मैं यहाँ बात करता कि हेलीकॉप्टर वाले केस में नैब ने क्या पकड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ ओवरऑल हमारे यहाँ जब तक ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड बेहतर नहीं होगा, ओवरऑल भी नहीं, आप मुझे इसका बताएं ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कमेटी नोटिस ले इस मामले का, स्टैंडिंग कमेटी का ये हाल है। आपने नेशनल बैंक का लिया था, हमारे साथ शो में आए थे आप। अब आज स्टेट लाइफ का मामला आ चुका है सामने, आप नोटिस लें, आप नैब को भी कॉल करें, आप स्टेट लाइफ को भी कॉल करें। मैं आपको बताऊं कि 2 साल हमें लगे नेशनल बैंक के बारे में, जो कि 20 साल का केस था बांग्लादेश का, जो 17 अरब रुपए का स्कैम हुआ था ना। 2 साल लगे नैब को कन्विंस करने के में कि आप वो केस प्रॉपरली लें। अब मैं आपको बताऊं, असद उमर मेरे साथ पीटीआई के मोहतरम, वो स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्री के चेयरमैन, मैं उनके साथ काम करता हूं। उन्होंने स्टील मिल वाले कोशिश कर रहे हैं, इतने अरसे 2 साल हो गया स्टील मिल बंद है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाई नैब केस ले, वो अभी तक वो नैब में केस नहीं किया। देखिए बात ये है कि हम पूरे मुल्क में मामला नैब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया उसके ऊपर, वैसे ये अभी लिया ना जी, अब लिया। बड़ा मुश्किल से स्पीकर साहब की इजाजत लेनी पड़ी, और फिर उसमें पहले हुआ कि कौन करेगा, क्या स्टैंडिंग कमेटी करेगी, क्या इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री करेगी। तो ये पूरा हमारा मुल्क जैसे सूबाई हुकूमतें, देखो इस वक्त 3 बड़ी पार्टी हैं। मैं आता हूं अभी आपके सर, मामला ये है कि ये जो करोड़ों अरबों रुपए का फंड है, ये जिस तरह के मामलात हैं अंदर के, ये तो बड़ा हैरानकुन है। इस पर हम आप नैब को लिखें, या नैब तो ऑलरेडी कर रहा है एक मामले पे इंक्वायरी, आप कुछ तो करें इस पर। मैं आपको बताऊं ना जी, बात असल है कि इस वक्त 3 सूबों में, बड़े सूबों में बड़ी पार्टियां गवर्नमेंट में हैं। सूबों में भी यही हो रहा है। देखिए 50% हमारा इस वक्त रेवेन्यू जो है वो सूबों के पास जाता है, और बहुत बड़ा वो वेस्टेज हो रहा है। आप सिंध में देख लीजिए जिस तरह कूड़ा करकट का हाल है, आप केपीके में देख ले, पंजाब में तो हम जिक्र कर रहे हैं उसका भी, केपीके में देख लीजिए जो मैं आपको अभी जिक्र किया, जो पौधों का जिक्र किया, या हेलीकॉप्टर का जो फंड का तहकीकात हो रही है, इसको छोड़ें हम, बजाय कि ये बात, तीनों बड़ी पार्टी है। हुआ क्या है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट के ऊपर कोई किसी किस्म का आज तक पुछवाई नहीं हुई, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आपकी जो इंश्योरेंस का कह रहे हैं क्लियर कट है, सबको पता है कि उन्होंने अपना क्लेम लेना हो, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है जिसकी उसने लाइफ इंश्योरेंस कराई है, तो ये जो आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि एससीसीपी ने ये कहा कि भाई आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, लेकिन क्या एक्शन क्या हुआ, क्या उनके ऊपर अभी तक कोई काम हुआ? मसला तो सिर्फ ये है कि एक स्टैंडिंग कमेटी इसलिए होती है ना कि आप तलब करें, इन लोगों को पूछें, हम तलब करते हैं, और आप करते भी हैं तलब, एफबीआर को आप करते हैं, आप डीजल आप करते हैं, इनको तलब करें, आप पूछें इनसे क्या कर रहे हैं। जिनको हमने तलब किया ना जी, मैं आपको बताऊं, कराची में फेज 8 में 12-13 करोड़ रुपए का 1000 गज का प्लाट बिक रहा है। सर मुझे 1 करोड़ रुपए उसका है ऑफिशियल, बाकी 11 करोड़ करप्शन का पैसा है। इसका ब्रेक के बाद आते हैं, ये बड़े अहम सवालात हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जो सिटी ऑन कॉमर्स के चेयरपर्सन है शिबली फराज साहब, क्योंकि स्टेट लाइफ टावर के बारे में उनकी मिनट से तो मीटिंग है, वो दिखाने आपको, और नैब का नोटिस और पेशरफ्त क्या है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन दस्तावेजात, एससीसीपी के ऑर्डर्स, एससीसीपी ने क्या क्या कहा स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट के बारे में, इसके अलावा अहम तरीन मालूमात यानी जो ऑडिटर रिपोर्ट्स हैं वो, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि ये मामला स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब उन्होंने टेकअप किया था
ये SLIC टावर वाला स्पेसिफिकली, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट मामलात अंदर के थे उन मामलात को बाकायदा चेयरमैन को तलब करके उस पर जिक्र हुआ था। चेयरमैन नैब ने इस पर नोटिस लिया और ये हमारा प्रोग्राम में शिबली फराज साहब मौजूद भी थे, तो जब ये जिक्र हुआ था इस पूरे टावर का, और ये चेयरमैन नैब के नोटिस में अहम तरीन बात है कि उन्होंने इसको बदतरीन मिसाल करार दिया था गुड गवर्नेंस की। उन्होंने कहा था जी बदतरीन मिसाल है, और एक और अहम सवाल उठाया था कि बार बार स्टेट लाइफ के चेयरमैन क्यों तब्दील हुए, बिला जवाब तब्दीली के पीछे वजह क्या थी और कठेरे में लाया जाए उनको, ये चेयरमैन नैब ने लिखा। लेकिन शिबली फराज साहब साथ मौजूद है, सेनेटर शिबली फराज साहब भी हमारे साथ, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के जो कॉमर्स के चेयरमैन है। शिबली फराज साहब, यहाँ पर बात हो रही है, अभी कैसर शेख साहब भी साथ हैं, अंदीब साथ हैं हमारे, और ये कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, ये नैब के नोटिस, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी या कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इदारों में जो बैठे हैं DMG ग्रुप्स। ये आप कितना होपफुल हैं चेयरमैन नैब के नोटिस के बाद SLIC टावर के हवाले से, सेनेटर साहब? देखिए, इसका जो लाल साहब का प्रोग्राम था और अभी जो आपने जिक्र किया, मुझे तो नैब की नोटिस का इल्म नहीं है जी। लेकिन इज अ फॉलो अप ऑफ दैट प्रोग्राम, और हमने प्लान किया हुआ था, चेयरमैन स्टेट लाइफ को बुलाया था हमने साइट पे, हमने साइट का विजिट किया और जाहिर है उसमें हमने डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया, जिसमें कि उसकी कंप्लीशन या इतना 12-15 साल हो गए हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा, और अभी उसमें तकरीबन कोई 1 साल का काम है। तो उसमें उनसे मुख्तलिफ चीजें मांगी कि रीजन की किस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया था उसमें क्या फ्लॉज थी, कौन सी लॉ फर्म थी जिसने कि इसको वेट किया था। इसी तरह जो डिजाइन है उसमें जो आर्किटेक्ट थे वो भी मौजूद थे, उनको भी बुलाया था। तो बहरहाल ये सारी बातें तो उनसे हमने राइटिंग में मांगी और उन्होंने दी, और अब ये तय पाया है कि हम इसको 31 नवंबर तक इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ कंप्लीट, उनसे मैंने ये अंडरटेकिंग ली राइटिंग में कि वो इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि फंक्शनल बनाएंगे। अब मेरा ख्याल तो ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको जो भी ब्यूरोक्रेसी है या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो उसको मेरा ख्याल है कि सीरियसली लेते हैं। ये जाहिर है कि फिर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक चीजों को परसू करते हैं, उनका फॉलो अप क्या होता है। स्टैंडिंग कमेटी अगर एक बात करती है तो फिर उसको उसका फॉलो अप भी करना चाहिए, और उसकी एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें कि कॉन्स्टेंटली आप उनसे उसकी रिपोर्टिंग ले रहे हो उस मुतल्लिका इदारे से, तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर आप सरसरी जिक्र करके उनको हाईलाइट करके और फिर आगे चलते रहेंगे और फॉलो अप नहीं करेंगे, जो कि हमने बड़ा उसको मेथोडिकली हर इशू जो भी हमने उठाया है स्टैंडिंग कमेटी में हमने उसको फॉलो अप किया है। नहीं, मैंने देखा है शिबली साहब, मेरे पास जो पूरी क्रोनोलॉजी है, आपने अगस्त 2016 में भी पूछा इस पर, अगस्त 2016 में भी पूछा इस पर, तो इस हवाले से जुलाई 2017 की मीटिंग के अंदर भी आपने वो मिनट्स तो मीटिंग भी हम दिखा रहे हैं जिसमें बार बार पूछा गया इस हवाले से। लेकिन आप अभी तो चेयरमैन नैब का नोटिस है, क्योंकि ये 22 साल से तामीर ना होना, अगर इसमें जो अपॉर्चुनिटी हमारी बात हुई थी आपसे, जो रेंटल कॉस्ट इसकी होती, अगर ये बन चुकी होती, ये पूरा एक्सचेकर को लॉस, ये बड़े सवालात हैं। आपको नहीं लगता इसकी तहकीकात होनी चाहिए? क्या वजह, क्यों 22 साल तक ये अर्थक्वेक आया बीच में, ये भी उन्होंने आपको वजह पेश करी थी 2005 के, यानी इसकी तहकीकात नैब ने बिठाई है, कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये तहकीकात? नहीं, ये इस लिहाज से बहुत अहम होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि जो गलतियां हैं उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। और अगर इसको अगर नैब ने इसको उठाया है, आई वेलकम दैट, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उसमें क्या क्या इन्होंने गलतियां की, क्या क्या किन किन चीजों को वेग छोड़ा, क्यों इतना अरसा हो गया जिससे कि दे डिनाइड द गवर्नमेंट टू अर्न अ वेरी वेरी हेफ्टी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ रेंटल। एक तो रेंटल का लॉस हुआ, दूसरा यह है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अगर उस वक्त उस पर 100 रुपए लगने थे तो आप उस पर 15,000 रुपए लगेंगे। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान है फ्रॉम बोथ एंड। एक किराया भी नहीं मिला और जो कॉस्ट, उसकी जो कंप्लीशन कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। लेकिन जो दूसरा अहम मामला हम इस वक्त उठा रहे हैं नाज़रीन, वो अंदर की मैनेजमेंट का है, जिसके बारे में हम आपको SCCP की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। अब अंदीब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि SLIC टावर के ऊपर तो नोटिस हुआ है नैब का, सवालात पूछे जाएंगे रेलेवेंट सारे, लेकिन ये तो पूरी मैनेजमेंट के ऊपर सवालात हैं जो बार बार SCCP उठा रहा है, जो बार बार दीगर उतारे उठा रहे हैं।
आपके नजदीक नैब नोटिस लेगी इसका, या नैब को लेना चाहिए नोटिस, या किस तरह से इस मामले को आगे इसको लेके जाया जाए? अंदीप साहबा, देखिए, नैब का बिल्कुल ये रोल बनता है। नैब की जो डेफिनेशन है उसमें मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस और जो पब्लिक फंड्स हैं वो बिल्कुल आते हैं, तो नैब का रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा थोड़ा सा जो नैब की हिस्ट्री है उस पर रिजर्वेशंस हैं। आपको पता है कि जो पहले नैब के चेयरमैन थे चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब जो थे, उस पर तो कोर्ट्स ने कहा हुआ है कि जी आपको शर्म नहीं आती है और आप को शर्म महसूस ही नहीं होती या आती नहीं है, या नैब इज़ डेड। वो उन्होंने कहा जी नैब मर चुका है। अब मसला ये कि जो प्रेजेंट नैब के हेड आए हैं, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड आई एम श्योर कि ही इज़ वेरी वेरी कीन। लेकिन वही हुआ है ना, इदारा चूंकि ऊपर, जैसे अब ये स्टेट लाइफ का केस है, चूंकि ऊपर ठीक नहीं था तो नीचे बेशुमार जो है ना वो काली भेड़ें होती हैं। तो एग्जीक्यूट जब करवाएंगे ना नैब वाले, जो जस्टिस जावेद साहब भी जो हैं, नीचे उनको मसले आ रहे हैं, क्योंकि जिस एक्सपीडियंसी से और इफेक्टिवनेस से नैब की एग्जीक्यूशन बॉडी आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसके अंदर कन्विक्शन और कोर्ट्स का वो सारा सिलसिला होना चाहिए, वो चूंकि इदारे के अंदर अभी वो इन्फेक्टेड है और पुरानी उसकी रवायतें हैं, ये चैलेंज आएगा नैब को कि वो बहुत सारी चीजें शुरू करेंगे, लेकिन शायद उस तरह से, उस कॉम्पिटेंस से और उस इफेक्टिवनेस से